नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ केस को लेकर जिस तरीके से 3 दिन तक सुनवाई चली और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वी.आर. गवई और ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने इस पूरे मामले का जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है और अब इसकी घोषणा जो वैकेशन है, समर वैकेशन, उसके बाद कोर्ट करेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा क्योंकि फैसले लिखे जाने में लंबा समय लगता है। उसमें तमाम चीजों का जिक्र करना पड़ता है, उसको लिखवाना पड़ता है। तो ये जो कार्रवाई है अब कम से कम 1 से 1.5 महीने के लिए आप मानिए टल गई है। लेकिन इस पूरे वाकये के दौरान कपिल सिब्बल की तरफ से एक कबूलनामा सामने आता है। जो सिब्बल बार बार वक्फ यूजर की बात कर रहे थे और उनके साथ साथ चाहे राजीव धवन हो या अभिषेक मनु सिंह भी ये जो इस बात को कर रहे थे, उसके पीछे जो बड़ा कारण था वो अब सामने आ गया है। कपिल सिब्बल ने खुद माना है कि दिल्ली के अंदर केवल 2 प्रॉपर्टीज ही हैं जो वक्फ में रजिस्टर्ड हैं। वहीं उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में एक भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है और यही हाल तेलंगाना का है। यानी कि इन सब में जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ यूजर के नाम पर हुआ है, चाहे दिल्ली हो, तेलंगाना हो, जम्मू कश्मीर हो या देश के दूसरे राज्यों का भी यही हाल है। पर इस सब का ठीकरा फोड़ा है कपिल सिब्बल ने 1954 से लेकर 2024 तक जो राज्य सरकारें थी उनके सर पर। या फिर आप कहें कि कपिल सिब्बल ने ये मान लिया है कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुए या फिर जो प्रॉपर्टी बिना रजिस्ट्रेशन के वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई, उसके पीछे वो राज्य सरकारें, वो पार्टियां जिम्मेदार हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस सब पर आंख बंद करके बैठी रही, लापरवाही दिखाती रही। पर यहाँ पर कपिल सिब्बल ने यह कहा कि उनके किए की सजा एक समुदाय को नहीं दी जा सकती। यानी फिर भी कपिल सिब्बल का यह मानना है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो रजिस्टर्ड भी वक्फ नहीं है और उनके ऊपर केवल वक्फ यूजर के आधार पर कब्जा है वक्फ बोर्ड का, उनको वक्फ बोर्ड को ही दे दिया जाए बिना किसी सर्वे के, बिना किसी जांच या इंक्वायरी के। जबकि मामला ये सामने आया कि सीजेआई ने भी कपिल सिब्बल से पूछ लिया कि जब पिछले 100 साल से रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है और 1954 में स्पष्ट तौर पर कह दिया गया था कि वक्फ की हुई सारी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो फिर ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किए गए। अब इस सवाल के पीछे जो आधार था वो हमने जैसा पहले बताया था कि राजीव द्विवेदी ने जो सवाल पूछा था राजस्थान सरकार की तरफ से कि, और ये मुद्दा भी उठाया था कि ये जो वक्फ यूजर का कंसेप्ट है ये प्रिवी काउंसिल के एक केस में सामने आया था। उससे पहले इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें कहीं भी वक्फ यूजर का सिद्धांत नहीं है। वाकिफ यानी कि जिसकी संपत्ति होती है वो अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर वक्फ करता है, ऐसा इस्लामी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है और बाद में ये परंपरा बन गई। दुनिया के किसी भी मुस्लिम कंट्री में ऐसा नहीं है। तो ये जो परंपरा बनी है उसी के आधार पर अब तक वक्फ के नाम पर तमाम संपत्तियों को कब्जा लिया गया और उन संपत्तियों का जो दायरा है वो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, जिसकी वजह से इसको लेकर केंद्र सरकार बिल लेकर आई और उसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि अब वक्फ की संपत्तियां जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी जांच की जाएगी कि वास्तव में वो वक्फ की गई हैं किसी वाकिफ के द्वारा या फिर कब्जाई हुई संपत्तियां हैं। अगर कब्जाई हुई हैं, सरकारी संपत्तियां हैं, उनके कब्जे खाली कराए जाएंगे। अगर प्राइवेट संपत्तियां हैं तो उन लोगों को उनकी संपत्तियां वापस मिलेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और बात उठकर सामने आई कि जब भारत में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पहले से लागू है, जिसके तहत 100 रुपए से ज्यादा मूल्य की किसी भी अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बड़ी तादाद में ये संपत्तियां रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराई गई।
इसके जवाब में कपिल सिब्बल का जो जवाब है वो बचकाना है, हास्यास्पद है कि इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। अरे भाई, जो लोग इन संपत्तियों का भोग कर रहे थे, उनसे फायदा ले रहे थे, उनका किराया वसूल रहे थे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर उनके पास वक्फ के नाम पर कोई प्रॉपर्टी का अधिकार है तो वो उसको रजिस्टर कराते। लेकिन उन्हें पता है कि वो जब रजिस्टर कराने जाएंगे तो उन्हें उसके पीछे की जो स्वामित्व है वो दिखाना पड़ेगा, और सरकारी संपत्तियों के मामले में, किसी दूसरे की संपत्ति के मामले में वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सब नहीं हो पाया। साथ ही साथ जो तुष्टीकरणवादी पार्टियों की सरकारें रहीं वो इस मामले में आंख बंद करके बैठी रहीं, जिसका नमूना दिल्ली में केवल 2 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होना है। 2013 में जिस तरीके से मनमोहन की सरकार ने दिल्ली सरकार की तमाम संपत्तियों को भी वक्फ को देने का काम किया था, वो भी ये इसी वजह से हुआ था कि तुष्टीकरण की जो राजनीति है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरी अन्य पार्टियां हो, उनमें हमेशा से हावी रही है। और अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, राजीव द्विवेदी ने या रंजीत कुमार ने या जो दूसरे और वकील थे राज्य सरकारों की तरफ से, उन्होंने इस मामले को पूरी तरीके से साफ कर दिया है। और देश की जनता को भी इस मामले को अब अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके से वक्फाई यूजर के नाम पर देश की संपत्तियों को हड़पा गया, चाहे वो रेलवे की संपत्तियां हो, सेना की संपत्तियां भी हैं, उसमें राज्य सरकारों की संपत्तियां हैं, उसमें डीडीए जैसे या एएसआई जैसी संपत्तियां भी हैं, जिनके कोई भी कागजात या कोई भी रजिस्टर्ड जो वक्फ है नहीं कराया गया है। और अब उनके सर्वे की बात जब हो रही है तो उसी से घबरा कर सिब्बल जैसे वकील ये दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों की वक्फ की हुई संपत्तियों को हड़पने की कोशिश की जा रही है। सिब्बल ये दलील देते हैं कि जो एक बार वक्फ कर दिया गया वो हमेशा के लिए वक्फ है। लेकिन भाई साहब, ये बताइए कि जो वक्फ किया है वो वाकिफ ही वक्फ कर सकता है, यानी कि जिसके पास किसी संपत्ति का स्वामित्व है वही उस संपत्ति को दान कर सकता है। आप किसी दूसरे की जेब के पैसे को कैसे दान कर सकते हैं? आप किसी दूसरे की संपत्ति को कैसे दान कर सकते हैं? ये इलीगल है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और यही बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरीके से समझा दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब केंद्र सरकार से सहमत होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कुछ कार्रवाई के दौरान टिप्पणियां सामने आई हैं, चाहे सीजेआई बीआर गवई हो या एजी मसीह हो, उनसे तो यही लगता है कि वक्फ बोर्ड के विरोधियों के अरमानों पर सुप्रीम कोर्ट पानी फेरने जा रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया है और किसी भी तरीके का आश्वासन या उम्मीद इस उम्मीद बिल के विरोधियों को नहीं दी है। जी हाँ, अब वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उसका नाम बदलकर उम्मीद कर दिया है। तो इस सरकार की जो लाई गई उम्मीद है, उस उम्मीद का जो विरोध कर रहे हैं उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। और इसको लेकर तमाम जो वक्फ समर्थक या वक्फ यूजर का जो समर्थन करने वाले लोग हैं, वक्फ एक्ट का जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनके अंदर खलबली मची हुई है। उन्हें लग रहा है कि जब भी वेकेशन के बाद में सुप्रीम कोर्ट इस मामले का फैसला सुनाएगा तो उनके ही खिलाफ ये फैसला जाने वाला है। हालांकि तमाम कोशिशें कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरे मुस्लिम पक्ष के वकीलों द्वारा की गई, लेकिन उन कोशिशों का कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसा प्रश्न सीजेआई ने उठा दिया कि जब रजिस्ट्रेशन पहले से जरूरी था तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया गया, और यहाँ पर जिस तरीके से वाकिफ और वक्फ की बात की गई है, साथ ही साथ जो दूसरे ऑब्जेक्शंस लिए गए थे उनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है सॉलिसिटर ने। तो ये जो मामला है अभी फैसला हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद अब इसकी यही है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सारी बातों को फुल प्रूफ तरीके से इस केस में और इस बिल के लिए रखा है सामने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए और खासकर सीजेआई के लिए इस मामले में सिब्बल, सिंघवी या धवन को कोई राहत देने का अगर कोई भी चांस है वो पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन सिब्बल के कबूलनामे के बाद और दूसरे सरकारी वकीलों द्वारा तथ्यों को सामने रखने के बाद
जो सीजीआई ने भी कोई बहुत ज्यादा ऐसी टिप्पणी नहीं की जिससे ये लोग उम्मीद बांधकर बैठ सके कि हम वैकेशन जब खत्म होगी, छुट्टियां जब खत्म होगी, उसके बाद तुमको कोई तोहफा देने जा रहे हैं। कम से कम इस मामले में तो इस एंटी जो सरकार गैंग है या फिर आप कहें कि एंटी संसद का जो गैंग है उसको कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जय हिंद, जय भारत।